स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मशीन या टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हमेशा हम इंसानों के लिए बेहद दिलचस्प रहा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि काश बैठे बैठे हमें समय को रोक पाते या मुड़ के दोबारा देख पाते। वैसे तो ये आइडिया सिर्फ हमारे ख्वाब और साइंस फिक्शन की दुनिया में हकीकत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहां आप शायद इस टाइम ट्रेवल को कुछ हद तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। दरअसल पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को जोड़ने वाला 53 माइल्स का एक नैरो और शैलो वाटरवे है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। ये स्ट्रेट ईस्टर्न रशिया मेनलैंड के चुक्ची पेनिनसुला को अलास्का के सेवर्ट पेनिनसुला से सेपरेट करता है। इसी वाटरवे के बीचों बीच दो रॉकी आइलैंड्स लोकेटेड हैं, एक बिग डायोमीड और दूसरा लिटिल डायोमीड। बिग डायोमीड रशियन टेरिटरी का हिस्सा है, जिसे इमकालिक, इनालिक, नुनारबुक और रातमानोव आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वह लिटिल डायोमीड यूएस का पार्ट है जिसका नेटिव नेम है क्रूसेंस्टर्न आइलैंड। वैसे तो नाव यानी बोट से इनके बीच की 3.8 किलोमीटर की छोटी सी डिस्टेंस को सिर्फ 10 मिनट में तय किया जा सकता है, लेकिन दोनों जगहों के बीच एक पूरे दिन का टाइम डिफरेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लिटिल डायोमीड के शोर पर खड़े होकर बिग डायोमीड को देख रहे हैं तो आप आने वाले कल को देख रहे हैं। दरअसल इन दोनों आइलैंड के बीच सिर्फ यूएस रशिया इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है। यही कारण है कि बिग डायोमीड लिटिल डायोमीड से 21 आवर्स अहेड है, इसलिए उसे टुमारो आइलैंड और लिटिल डायोमीड को यस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। लेकिन एक ज्योग्राफिक टाइम मशीन होने के बावजूद इस लोकेशन की एक और खासियत है जो इसे यूनिक बनाती है। इन दोनों आइलैंड के बीच सर्दियों में टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि यहाँ मौजूद पानी के ऊपर आइस शीट्स फॉर्म हो जाते हैं, जिस पर चल के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक का सफर तय किया जा सकता है। इसका मतलब इस दौरान आप यूएस से रशिया पैदल चल सकते हैं। वैसे तो आज ऐसा करना इलीगल है, लेकिन एक समय था जब ये रीजन इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच एक ओवरलैंड गेटवे हुआ करता था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बेरिंग लैंड ब्रिज पे होते हुए लोग पहली बार एशिया से नॉर्थ अमेरिका आए थे। रिसर्चर्स ने पाया कि बेरिंग लैंड ब्रिज करीब 36,000 ईयर्स पहले उभर के सामने आया था। लास्ट आइस एज के पीक में यानी आज से लगभग 26,500 से 19,000 ईयर्स पहले ग्लेशियल आइस में काफी पानी लॉक था, जिसके कारण आज के मुकाबले ग्लोबल सी लेवल करीब 130 मीटर्स कम था। उस समय बेरिंग स्ट्रेट की जगह एक लैंड ब्रिज फॉर्म हो गया था, लेकिन 13,000 से 11,000 ईयर्स पहले जब आइस शीट्स मेल्ट होना शुरू हुए तब बेरिंग स्ट्रेट फिर से एक वाटर बॉडी बन गया। उस आइस ब्रिज के चलते रशियन और अमेरिकन कम्युनिटीज काफी क्लोजली लिंक्ड हुआ करते थे, क्योंकि लोकल्स के लिए इन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच ट्रैवल करना बेहद आसान था। शायद आज यूक्रेन को लेकर यूएस और रशिया के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को देख उस समय का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि पॉपुलर इमेजिनेशन में आइडियोलॉजिकली और फिजिकली एक दूसरे से इतने दूर होने के बावजूद इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 2.4 माइल्स है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इन्हीं डायोमीड आइलैंड को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या बढ़ते यूएस रशिया टेंशंस का कुछ असर यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9 मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, डायोमीड आइलैंड के बारे में पहली न्यूज रशियन एक्सप्लोरर सेमेन डेज़नेव की वजह से 1648 में सामने आई थी। उसके लगभग एक सदी बाद डैनिश एक्सप्लोरर
वाइटस बेरिंग ने रशियन गवर्नमेंट के पैट्रोनाज के अंडर अगस्त 16, 1728 में इन दो आइलैंड्स को रीडिस्कवर किया था। ये वही दिन है जब रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ग्रीक क्रिश्चियन सेंट और मार्चिया डायोमीड के मेमोरी को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए इन आइलैंड्स का नाम डायोमीड आइलैंड रखा गया। 1867 में रशिया के सार अलेक्जेंडर सेकेंड ने जब यूनाइटेड स्टेट्स को अलास्का बेच दिया, तब ये दो आइलैंड्स डिवाइड हो गए। बिग डायोमीड रशियन टेरिटरी रह गया और लिटिल डायोमीड यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉपर्टी हो गई। कोल्ड वॉर तक ये दोनों आइलैंड स्पार्सली पॉपुलेटेड हुआ करते थे। 1948 तक दोनों आइलैंड्स पर रहने वाली फैमिलीज बीच के वाटर बॉडी को फ्रीली क्रॉस कर या फिर सर्दियों में आइस शीट्स पे चलकर आपस में मिल सकते थे, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद ये सब कुछ बदल गया। इसी दौरान सोवियत रशिया ने बिग डायोमीड पे एक मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर लिया और वहां बसे इनुपियाट रेजिडेंट्स को मेनलैंड साइबेरिया में रिलोकेट कर दिया। उधर यूएस और कनाडा में बेस्ड डिस्टेंस अर्ली वार्निंग लाइन नाम का एक रेडार नेटवर्क सोवियत बॉम्बर्स की निगरानी रखता था। लिटिल डायोमीड पे अलास्का आर्मी नेशनल गार्ड ने अपना आउटपोस्ट स्टैब्लिश कर लिया और लोकल हंटर्स एस्किमो स्काउट्स को सोवियत घुसपैठियों को पकड़ने का काम सौंपा गया। जल्द ही लिटिल डायोमीड पे फुटप्रिंट्स मिलने की रिपोर्ट्स आने लगे और कुछ रशियन आर्मी के इक्विपमेंट्स भी डिस्कार्डेड पाए गए। लोकल रेसिडेंट्स में रशियंस द्वारा किडनैपिंग का डर फैलने लगा। जैसे जैसे कोल्ड वॉर इंटेंसिफाई होता गया, वैसे वैसे डायोमीड आइलैंड्स में मिलिट्री एस्केलेशन के चांसेस भी बढ़ते गए। दो सुपर पावर्स में इस टेंशन के चलते जो फैमिलीज इससे पहले इन आइलैंड्स के बीच फ्रीली मूव कर सकते थे, वो अब एक आइस कर्टेन का शिकार हो गई। दरअसल जहां यूरोप में आयरन कर्टेन यानी कि एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बैरियर ने कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट अलाइंड नेशंस को सेपरेट कर दिया था, वैसे ही बेरिंग स्ट्रेट में इन दोनों आइलैंड्स के बीच आइस कर्टेन इन पड़ोसियों को पावर्स के लोगों के द्वारा सेपरेट कर रहा था। 1988 में रशियन लीडर मिखाइल गोर्बाचेव के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने अलास्का और रशिया के बीच इस बाउंड्री को आइस कर्टेन का नाम दिया था। उनके आर्कटिक क्लाइमेट और एक्सट्रीमली आइसोलेटेड लोकेशन के चलते डायोमीड आइलैंड अब लगभग अनइनहैबिटेड है। बिग डायोमीड आइलैंड में रशियन मिलिट्री बेस के अलावा एक रशियन वेदर स्टेशन भी मौजूद है। उधर लिटिल डायोमीड आइलैंड में 2020 सेंसस के मुताबिक करीब 83 लोगों का एक छोटा सा सेटलमेंट है। 1880 सेंसस में इनालेट नाम की इस जगह की आबादी सिर्फ 40 थी। वैसे तो ज्यादातर मेनलैंड अमेरिकन इस सेटलमेंट के बारे में नहीं जानते, लेकिन टिकटॉक वीडियोस और गूगल मैप के जमाने में इस आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती नजर आ रही है। लिटिल डायोमीड तक पहुंचने का मेनली एक ही तरीका है, वो है हेलीकॉप्टर। आज भी बेरिंग स्ट्रेट के लोग अपने आप को एक ही कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कोल्ड वॉर में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए उनके चलते इन लोगों में इंटरेक्शन काफी इफेक्ट हुआ है। इनफैक्ट इन आइस कर्टेन ने कई रिश्तेदारों को भी अलग कर दिया, जो इस उम्मीद में थे कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर से दोनों आइलैंड्स के बीच फ्री मूवमेंट के थ्रू वो एक दूसरे से मिल पाएंगे। ऊपर से यूक्रेन को लेकर जिस तरह यूएस और रशिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे ये आइस कर्टेन और भी स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। दोस्तों, यूएस और रशिया के रिश्ते को अक्सर ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। दोनों स्टेट्स मल्टीपल टाइम जोन्स के अक्रॉस अपने पावर को प्रोजेक्ट करते हैं। आज चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये दो न्यूक्लियर पावर्स अपने रिलेशंस के लोएस्ट पॉइंट से गुजर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट बेरिंग स्ट्रेट पे भी देखने को मिलता है। बिग डायोमीड पे तैनात रशियन ट्रूप्स अपने आइलैंड के आसपास किसी भी नाव को भटकते देख स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू करते हैं। इनफैक्ट कई बार वो ऑकेजनल वार्निंग शॉट्स भी फायर करते हैं। सालों से ये उम्मीद की जा रही है कि रशिया और वेस्ट के बीच बढ़ते इंटरेक्शन के चलते इस मैरीटाइम बॉर्डर को ओपन बनाया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन पे इन्वेजन और रशियन मिलिट्री बिल्डअप ने इस उम्मीद को खत्म कर दिया है। अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नोराड के कर्नल पैट्रिक कारपेंटियर कहते हैं कि रशिया ने एक नया आर्कटिक कमांड स्टैब्लिश किया है, जिसे अमेरिका एक कॉज ऑफ कंसर्न की तरह देखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोराड बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए बना एक जॉइंट यूएस कैनेडियन ऑपरेशन है। खैर, यूरोपियन यूनियन के साथ रशिया बॉर्डर के कंपैरिजन में ये आर्कटिक बॉर्डर ज्यादा रिलैक्स्ड है। इंटरसेप्टेड रशियन एयरक्राफ्ट्स का नंबर वैसे तो हाल ही में बढ़ता गया है, लेकिन दशकों से एवरेज करीब 10 के आसपास ही रहा है। एयर क्रू इस बॉर्डर को नॉन हॉस्टाइल के तौर पे कैटेगराइज करते हैं और यूरोप में जैसा एग्रेशन देखने को मिलता है वैसी नौबत डायोमीड आइलैंड्स पे नहीं है। F-22 फाइटर पायलट और नोराड के ऑपरेशंस के कमांडर कर्नल चार्ल्स बटलर का कहना है कि रशियन एयरक्रू प्रोफेशनल्स एथिक्स मेंटेन करते हैं और इसलिए वो जनरली अमेरिका के सोवर्न एयर स्पेस के बाहर रहते हैं। लेकिन ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये रिलैक्स एटमॉस्फेयर कंटिन्यू रह पाएगा। आर्कटिक सर्किल के नीचे ही लोकेटेड इन आइलैंड में कई नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो क्लाइमेट चेंज के चलते पिघलते बर्फ के कारण और भी एक्सेसिबल बन जाते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक
आर्कटिक में दुनिया के अनडिस्कवर्ड ऑयल का 13% और नेचुरल गैस का 30% पाया जाता है। यही नहीं, बेरिंग स्ट्रेट से गुजरने वाले छोटे नदन शिपिंग रूट्स भी ओपन हो रहे हैं। 5 साल पहले सिर्फ 4 जहाजों ने यूरोप जाने के लिए पनामा कनाल के बजाय आर्कटिक रूट का इस्तेमाल किया था। उसके 3 साल बाद 71 जहाजों ने उसी रूट से 1.3 मिलियन टन कार्गो ट्रांसपोर्ट किया। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर लिंक्स को इंप्रूव करने के लिए कई एम्बिशियस प्लान्स हैं, जिसमें बेरिंग स्ट्रेट के अंडर एक 64 माइल लॉन्ग टनल का कंस्ट्रक्शन शामिल है। क्रेमलिन ने इस प्लान को 2011 में ऑफिशियली अप्रूव किया था और अमेरिकन साइड से भी इसके लिए सपोर्ट मिला। इस टनल के बन जाने से अमेरिका को एशियन मार्केट्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है और रशिया के लिए यूएस को एनर्जी सप्लाई करना ईजियर होगा। बेरिंग स्ट्रेट में टनल या ब्रिज कंस्ट्रक्शन के आइडिया सालों से इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ख्वाब रहा है। 1960s के दौरान चाइनीज अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर टोंग येन लिन ने इंटरनेशनल पीस ब्रिज का एक डिटेल्ड प्लान बनाया, जिसे वो न सिर्फ एक ट्रेड रूट बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक सिंबल बनाना चाहते थे। लेकिन हाई कॉस्ट और समय समय पे बिगड़ते हालात के चलते ऐसा कोई भी लिंक स्टैब्लिश नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए कोई इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स नहीं किए गए हैं। तो अगस्त 17, 1987 को अमेरिकन स्विमर लिने कॉक्स ने लगभग फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में स्मॉल डायोमीट से बिग डायोमीट तक तैरते हुए इस आइस कर्टेन को ब्रीच किया था। जब कॉक्स 19 साल की थी तब उनके पिताजी ने यह सजेस्ट किया कि वो बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करने की कोशिश करें और वो इसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस अटेम्प्ट के थ्रू वो सोवियट्स और अमेरिकन के बीच दोस्ती को इनकरेज कर पाएंगी। ये एक मेजर डिसीजन था क्योंकि इस स्ट्रेट को क्रॉस करना रिस्की ही नहीं बल्कि इलीगल था। दोनों साइड में ही मिलिट्री ऑफिशियल्स हाई अलर्ट पे रहते थे, लेकिन कॉक्स इन दोनों वर्ल्ड लीडर्स के परमिशन के साथ ही ये स्ट्रेट क्रॉस करना चाहती थी। इसलिए उसने यूएस गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी और उन्होंने सोवियत से अप्रूवल हासिल करने की गुजारिश की। 1987 में मिखाइल गोब्रशेव से परमिशन मिली और कॉक्स अपने मिशन पे निकल गई। जब वो तैरते हुए बिग डायोमीट पहुंची तब वहां रशियन सीक्रेट सर्विस यानी केजीबी ऑफिशियल्स और रशियन स्पोर्ट्स स्टार्स मौजूद थे। कॉक्स ने इस क्रॉसिंग को 2 घंटे और 16 मिनट में पूरा कर लिया था। इस हिस्टोरिक स्विम के 1 साल बाद तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने कॉक्स के इस अटेम्प्ट को मेंशन करते हुए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी साइन की थी। ये सोवियत यूनियन और यूएस के बीच एक आर्म्स कंट्रोल्ड ट्रीटी थी। लेकिन कॉक्स की तरह दूसरों के क्रॉसिंग अटेम्प्ट्स उतने सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। फॉर एग्जांपल 1945 में वेलेरी थियोनोविच मिनाकोव नाम के एक रशियन मैकेनिक अपने 6 साल के बेटे के साथ बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू अमेरिका भाग गए थे। उसकी नाव को सोवियत पेट्रोल गार्ड्स चेस करने लगे, लेकिन अल्टीमेटली वो अमेरिका पहुंचा और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में सेटल हो गया। 1965 में 19 साल के डेनिस स्मिथ ने यही सेम क्रॉसिंग आइस शीट पे चल के की, लेकिन बिग डायोमीट पहुंचते ही केजीबी ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसके जवाब में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने स्मिथ को वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। इंटेरोगेशन के बाद स्मिथ को रिलीज कर दिया गया, लेकिन इस तरह बॉर्डर क्रॉस करते हुए उसने ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटीज को जगा दिया था। मार्च 2006 में फिर से ऐसी एक सिचुएशन सामने आई थी जब ब्रिटोनकार और फ्रेंच अमेरिकन एडवेंचर दिमित्री केफर ने 15 डेज में फ्रोजन आइस के ऊपर चलते हुए 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन रशिया पहुंचते ही अरेस्ट हो गए क्योंकि वो रेगुलर पोर्ट ऑफ एंट्री से नहीं आए थे। फरवरी 2012 में होंग संग तेक द्वारा लेड एक साउथ कोरियन टीम 6 दिन में इस स्ट्रेट को पैदल क्रॉस कर पाई। इससे पहले 1998 में एक रशियन एक्सपेडिशन टीम ने ऐसा एडवेंचर अकम्प्लिश किया था। हाल ही में यूक्रेन पे रशियन इन्वेजन के बाद कई रशियंस द्वारा बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करने की रिपोर्ट्स आई थी। पिछले साल 2 रशियंस यूक्रेन में फाइट करने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा लागू किया गया कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन को अवॉइड करने के लिए अलास्का भाग गए, जहां वो असाइलम की रिक्वेस्ट करने लगे। उनका कहना था कि वो एक्वेकिनोट नाम के रशियन टाउन से 300 माइल सेल करके अलास्का पहुंचे थे। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इन 2 रशियन सिटीजन्स को इंस्पेक्शन के लिए एनकरेज भेज दिया गया है, जहां वो यूएस इमिग्रेशन लॉज के तहत स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रोसेस से गुजरेंगे। अलास्का से रिपब्लिकन सेनेटर डैन सुलिवन ने यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP को लेकर प्लान रेडी रखने को इनकरेज किया था, जिससे बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू रशिया से अलास्का भागने वाले रशियन सिटीजन्स को यूएस कोस्ट गार्ड्स बेटर मॉनिटर कर सके। ऐसी क्रॉसिंग्स कुछ सालों पहले कम हुआ करती थी। उदाहरण के लिए 2014 में 12 साइबेरियन लोगों ने 14 साल बाद ऐसे बॉर्डर क्रॉसिंग को अंजाम दिया था। लेकिन आज रशिया के प्रोलॉन्ग्ड वॉर से छुटकारा पाने के लिए रशियन नौजवान यूएस भाग रहे हैं, जिसकी वजह से बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करने की खबरें
आम होती जा रही हैं। तो इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, कुड द डायमंड आइलैंड बी अ मिलिट्री फ्लैश पॉइंट फॉर अ पोटेंशियल यूएस रशिया कॉन्फ्लिक्ट? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।